बताइए मेरे को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इससे पिछली एक वीडियो डाली थी मैंने, जिसमें मैंने आपको सैंपल पेपर 1 कराया था और उसमें मैंने आपको पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कराया था क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का। और इस वीडियो में ये सैंपल पेपर 2 है, फिर टेस्ट पेपर 2 भी आप कह सकते हैं। इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर जो 3 है आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि चुनाव और प्रतिनिधित्व के जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपके मिड टर्म के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, वो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पहला पार्ट बनाया था, तो वो भी आप जाके देख लेना, जिससे आपके वो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैं तीसरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और साथ में आप मेरी सीरीज से जुड़ जाओ, ताकि मैं मिड टर्म जो आपका पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। और एक और बात, ये मैं पूरी की पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरे ये सारे चैप्टर्स की वीडियो देखते हो तो 90% जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके मैथ्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले जो सेक्शन है हमारा सेक्शन ए एमसीक्यू से जुड़ा हुआ है। तो इसके कुछ एमसीक्यू हैं, फिर कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन है, फिर कुछ 2 मार्क्स के हैं और कुछ 3 मार्क्स के हैं। तो 1 मार्क का पहले देखते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन पूछ रहा भाई कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग का प्रावधान पूछ रहा है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है ना, इसकी जो शक्तियां हैं बेसिकली वो किस अनुच्छेद में दी गई हैं। तो इसका जो जवाब है वो है आपका भाई आर्टिकल नंबर 324, यानी कि आर्टिकल नंबर 324 के जरिए जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे के सारे काम बताए गए हैं। दूसरा सवाल क्या भाई कि इन द एफपीटीपी सिस्टम, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, द विनिंग कैंडिडेट मस्ट सिक्योर। तो अगर आपने एफपीटीपी वाला मामला पढ़ा होगा कि एफपीटीपी जो चुनाव का जो तरीका होता है, इसमें कौन जीतता है, तो साफ सीधी बात है इसमें वही बंदा जीतता है जिसके ज्यादा मत होते हैं। यानी कि मान लीजिए 4 बंदे खड़े हुए, ए बी सी डी, सबको वोटिंग कराई गई और जब वोटिंग कराई गई तो जो ए बंदा था इसने बाकी तीनों से ज्यादा अगर वोट सिक्योर कर लिए तो नॉर्मल सी बात है वो बंदा जीत जाएगा। तो इसका नंबर आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा भाई, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स प्लुरैलिटी। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया इज मेनली डन फॉर। तो जो भी रिजर्व होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी वो किनके लिए होती है, ये सवाल है। तो रिजर्व इलेक्शन एरिया क्या होता है कि कोई इलेक्शन एरिया है और वो सीट जो है आरक्षित कर दी जाती है या तो महिलाओं के लिए या एससी या एसटी के लिए। तो ये वही सवाल पूछ रहा है कि जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो आरक्षण है वो किसके लिए किया जाता है। तो इसका आपको आंसर बहुत सोच समझ करके देना है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बैकवर्ड क्लास पे टिक लगा देते हैं, वुमेन्स पे टिक लगा देते हैं, माइनॉरिटीज पर टिक लगा देते हैं, जबकि इसका जो सही आंसर है वो केवल और केवल क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एससी एंड एसटी के लिए जो सीटें हैं वो क्या करी जाती है, आरक्षित करी जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका एक हेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीईसी, जिसको आपने देखा भी होगा, जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है, जो अभी के वक्त में हमारे प्रेजेंट कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनकी नियुक्ति बोले तो अपॉइंट कौन करता है इसको, तो अपॉइंट जो करते हैं वो कौन करते हैं भाई, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट, वो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल। अब बढ़ते हैं आगे भाई। अगला क्या क्वेश्चन है भाई कि विच बॉडी रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में जो वित्तीय संसाधन है इसका जो वितरण करता है, इसकी सिफारिश जो रिकमेंड है वो कौन करता है, तो पैसे से जुड़ा हुआ मामला है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको सीधा सीधा जाना है भाई फाइनेंस कमीशन पर, यानी कि वित्त आयोग पर। और आप सभी को पता होगा कि हमारी जो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। तो ये उनका मतलब जो अधिकार है वो इसमें आता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए भाई। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो टेन्योर बोल रहा है, टेन्योर बोले तो भाई कार्यकाल। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका कार्यकाल कितना होता है ये पूछा गया। तो जैसे कि मान लीजिए जो ज्ञानेश कुमार है, इनका कार्यकाल यानी कि जब से ये अपॉइंट हुए और ये कब तक काम करेंगे, ये सवाल पूछा गया। तो इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं सी, यानी कि 6 वर्ष और 65 वर्ष, इन दोनों में से जिस बात की पूर्ति हो जाए वो माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो ज्ञानेश कुमार हैं उनकी जो उम्र है अगर वो 61 साल के हैं, कितने साल के हैं भाई, 61 साल के हैं, सॉरी हाँ कितने के हैं, 61 साल के हैं, तो इनका जो कार्यकाल माना जाएगा
6 वर्ष अगर हम देखेंगे तो 6 अगर मैं इसमें जोड़ू तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं देखेंगे, इस बार हम क्या देखेंगे 65 वर्ष की उम्र देखेंगे, यानी कि इन दोनों में देखा जाएगा जो पहले पूर्ण हो जाएगा वही उनका कार्यकाल माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनका जो कार्यकाल है वो कब तक चलेगा, केवल और केवल 65 साल की उम्र तक ही चलेगा। और वही अगर मान लीजिए कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसको नियुक्त किया गया भाई जब उनकी उम्र थी 59 साल, कितने 59, तो ये जो पूरा का पूरा जो करेंगे टर्म वो कब तक कर सकते हैं, वो 6 साल भी पूरा कर लेंगे और 65 वर्ष की उम्र भी नहीं जाएगी एक तरीके से। तो इस तरीके से इसका आंसर आप क्या बताएंगे, 6 वर्ष प्लस में 65 ईयर्स, दोनों में से जो पहले पूर्ण हो जाए। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये सवाल पूछा गया है। तो 1950 में जब आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था तो इसके जो आपके इलेक्शन कमिश्नर थे बेसिकली वो कौन थे भाई, वो थे हमारे सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या भाई, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि अभी के टाइम पर इस वक्त जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, वो है भाई ज्ञानेश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी आप देख रहे हैं इसका ये सही आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है भाई इलेक्शन इन कंट्रीज लाइक इजराइल एंड द नीदरलैंड आर कंडक्टेड थ्रू। तो इजराइल जो आप देश देख रहे हैं और एक और देश कौन सा है, नीदरलैंड, इन दोनों देशों में किस चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, ये वो सवाल है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो उसमें एफपीटीपी और पीआर वाला सिस्टम दे रखा है। पीआर वाले के ठीक नीचे दो नाम मिलेंगे आपको देखने को, एक इजराइल मिलेगा और एक नीदरलैंड मिलेगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीआर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कहां पर, इन दो देशों में चुनाव के लिए। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल क्या है भाई, तो अगला है आपका इलेक्शन इन इंडिया, यूके एंड कनाडा आर कंडक्टेड थ्रू। तो इंडिया में, यूके में और कनाडा में, इन तीनों जगहों पर कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल होता है चुनाव के लिए, तो साफ सीधा इसका आंसर होगा भाई आपका एफपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया भाई 10 एमसीक्यू, और ये 10 के 10 एमसीक्यू ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं भाई 1 मार्क के क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए ये 1 मार्क के 4 क्वेश्चन है और इन 4 क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा भाई आपसे, डिफाइन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या पूछ रहा भाई, डिफाइन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये बेसिकली प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए पहले के समय की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब ग्रीक वगैरह जो देश हुआ करते थे उस वक्त जो था वो डेमोक्रेसी बहुत ही छोटे रूप में हुआ करती थी। तो वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम थी। तो जनसंख्या जब बहुत ज्यादा कम होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोग होते हैं गुट बनाते हैं और वहीं पर तुरंत फैसला ले लेते हैं मिलजुल करके। तो यहां पर हमने क्या किया, लोगों से भी पूछा और गुट बनाया और तुरंत वहीं हमने फैसला ले लिया। तो यहां पर भी डेमोक्रेसी हुई, लेकिन यहां पर जो डेमोक्रेसी हुई कौन सा वाला रूप है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रूप है। क्योंकि यहां पर हमने लोगों से तो पूछा, लेकिन जैसे ही हमने पूछा उसी वक्त उस फैसले को इंप्लीमेंट कर दिया। तो ऐसे मामले में ऐसी डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। अगला सवाल है आपका भाई, चुनाव सुधार से आप क्या समझते हैं, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होता है भाई। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि जो चुनाव में गड़बड़ियां हो रही हैं उनको ठीक करना, ताकि पारदर्शिता बढ़ जाए। जो चुनाव जब कराए जाए तो लोगों उसके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा हो। जैसे कि आज के टाइम पर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है भारत में कि जो चुनाव है वो गलत तरीके से हो रहे हैं। तो ये चुनाव सुधार थोड़ी है, इसको ठीक करा जाए। तो जो ठीक करा जाएगा ना उसी को मैं क्या बोलूंगा, चुनाव सुधार बोलूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। हाँ, अगला सवाल है, राइट वन फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एक फंक्शन बताना है कि भाई जो चुनाव आयोग है ना इसका काम क्या है। तो इसका एक काम क्या है, वोटर लिस्ट बनाना, चुनाव कराना, ऐसे तमाम बहुत सारे काम है जो इलेक्शन कमीशन करता है। आप कोई भी एक लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो कमेंट में आके लिख सकते हैं कोई भी आपको एक काम जो भी पता है, तो 1 मार्क का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 14th देखिए, 14th क्या कह रहा है, 14th कह रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोड कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। तो यहां पर जो आपको वर्ड दिख रहा है भाई कौन सा, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। ठीक है, तो आचार जो संहिता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए आचार संहिता क्या होता है, तो जब भारत में चुनाव कराए जाते हैं, क्या कराए जाते हैं भाई, जब भारत में चुनाव कराए जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कुछ नियमों को लागू करता है कि भाई वोट जो मांगेंगे इस तरीके से मांगे जाएंगे।
और चुनाव से ठीक एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है आचार संहिता लागू होगी, कोई व्यक्ति वोट नहीं मांग सकता। तो जो भी नियम लगाए जाते हैं किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा राजनीतिक दलों पर चुनाव के प्रबंधन के लिए, तो ऐसे को हम बोलते हैं आचार संहिता। अब ये जरूरी क्यों है भाई, तो जरूरी इसलिए है ताकि जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनेता हैं, वो एक सीमा में रह करके वोट मांगे, क्योंकि आपने सुना होगा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो वोट मांगे जाते हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो ये जो आचार संहिता है ना, जब ये लग जाएगी तो सही तरीके से जो राजनेता है वो वोटों को मांग पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आचार संहिता जरूरी है। और आचार संहिता इसलिए भी जरूरी है भाई कि कोई भी काम हो रहा है, अगर वहां नियम नहीं है तो वहां पर क्या होगा, धांधली वगैरह हो सकती है। तो धांधली को रोकने के लिए ही क्या होता है, आचार संहिता की जरूरत पड़ती है। तो यही इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। ओके, तो 1 मार्क के भी क्वेश्चन हो गए हमारे। अब बढ़ते हैं भाई आगे। आगे क्या है भाई, तो 2 मार्क के क्वेश्चन है 4। ठीक है, पहला सवाल देखिए, पहला क्या पूछ रहा है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम। तो भाई फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये 2 सिस्टम है चुनाव के, इन दोनों के अंतर पूछ रहा है भाई। तो एफपीटीपी में क्या होता है कि जिसके ज्यादा वोट आए वो जीत गया। पीआर में क्या होता है कि जितने % आपने वोट प्राप्त किए उतने % आपको सीटें मिल गई। एफपीटीपी का दूसरा अंतर क्या बताएंगे कि इसमें जो वोटर है अपने प्रत्याशी को वोट देता है, और पीआर में क्या होता है भाई कि जो मतदाता है या फिर जो वोटर है वो किसको वोट करता है, पार्टी को वोट करता है। तो ये इसके आप 2 अंतर बता सकते हैं। साथ में ही भाई आपको इसका आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां से आप मेरी वेबसाइट पे जाइए। इन सबके आंसर जो है वो मेरी वेबसाइट पे जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें केवल मैं समझा रहा हूं। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर तुरंत फैसले ले लिए जाए, सरकार ना बनाने की जरूरत पड़े और काम हो जाए जनता के द्वारा, उसको डायरेक्ट बोल दूंगा। इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे कि भारत है, भारत में क्या होता है कि जनता जो है वोट करती है, नेताओं को चुनती है, नेता संसद में जाते हैं, देन वो क्या करते हैं, कोई भी नियमों को पास करते हैं, जनता की समस्याएं सॉल्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बोल रहा है मेंशन 2 पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमें बताना है जो निर्वाचन आयोग है इसकी 2 शक्तियां। तो शक्तियां क्या है भाई, इसकी शक्तियां ये है कि ये आचार संहिता लागू करता है इलेक्शन के दौरान, और दूसरी शक्ति क्या है कि ये वोटर आईडी कार्ड बनाता है भाई। तो ये इसका काम भी है, ये इसकी शक्ति भी है। तो आप ये दोनों बता सकते हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी 2 शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि आपको बताना है चुनाव प्रणाली की 2 कमियां। तो आपके अपने हिसाब से कुछ भी हो सकता है कि आपको लगता है कि हाँ यार हमारे भारत में जो चुनाव होते हैं ना इसकी ये 2 कमियां हैं। जैसे कि मेरे को लगता है भाई कि ईवीएम से वोट नहीं होने चाहिए, वो गलत होता है, उसमें वोट की चोरी बहुत ज्यादा होती है। तो ये मेरे हिसाब से, तो ऐसे ही आपके हिसाब से अगर जो भी आपको लगता है कोई भी 2 कमी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले पे, और ये हमारा आखिरी सेक्शन है, इसको भी सॉल्व कर देता हूं मैं। आखिरी सेक्शन क्या कह रहा है भाई, डिफाइन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी और व्हाई आर द नेसेसरी इन इंडिया। तो डिफाइन क्या पूछ रहा है कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी किसी चुनावी क्षेत्र को किसी खास SC ST उम्मीदवार के लिए सीट रिजर्व कर दी जाए, कि भाई मान लो कि ये 5, जैसे कि मान लो मैं आपको बता रहा हूं ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या किया, रिजर्व कर दिया गया कि इस सीट से केवल और केवल SC या ST का ही उम्मीदवार जीत सकता है। दैट मींस कि इसको आप क्या बोलोगे, एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलोगे। अभी जरूरी क्यों है भाई, जरूरी इसलिए है क्योंकि जो SC कम्युनिटी है, जो ST कम्युनिटी है, इनको एक तरीके से बराबर अधिकार मिल सके राजनीति में आने का। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जितने भी नेता होते हैं वो अमीर होते हैं, और वो अमीर नेता ही आपको संसद में दिखाई देंगे, कोई कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग दिखाई नहीं देगा भाई। और इनकी बात कौन करेगा, इनकी बात यही कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए क्या किया गया, भारत में ऐसी कुछ सीटों को रिजर्व किया गया SC के लिए और ST के लिए। जैसे कि महिलाओं के लिए भी किया जाता है भाई, कि महिला के लिए कोई सीट रिजर्व कर दी जाती है। जैसे कि अगर आपने अमेजन की एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, उसमें है एक तरीके से, तो वहां पर क्या किया, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए वहां पर जो सीट है वो क्या करी गई, रिजर्व करेगी। तो ऐसी सीटों को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। हालांकि यहां पर जो आप परिभाषा बताएंगे वो SC और ST को लेकर के बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, अगला पूछ रहा है एक्सप्लेन 3 मेजर फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के 3 मेन काम बताना है। तो चुनाव कराना भाई, चुनाव को निगरानी करना, वोटों की गिनती करना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, तमाम ये जितने भी काम हैं वो सब किसके हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग के हैं। अगला सवाल क्या है भाई,
भारत में 3 महत्वपूर्ण चुनाव सुधार पर चर्चा करिए। तो ये आप अपने हिसाब से लिख दीजिए कि कौन कौन से चुनाव सुधार की हमें जरूरत है या कौन कौन से चुनाव सुधार हो गए हैं भारत में। जैसे कि मान लीजिए पहले भारत में जो वोटिंग होती थी वो कैसे होती थी, बैलेट पेपर से होती थी, उसको चेंज करके ईवीएम लेकर के आया गया। तो ये सुधार है एक, ठीक है, तो ये आप बता देंगे। और एक और आपने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला सुना होगा, तो इसको भी ठीक करा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला लिया था। तो ये एक नया मुद्दा है, तो ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये भी एक चुनाव सुधार में आता है। आखिरी क्वेश्चन देखिए भाई, आखिरी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और वो है आपका परिसीमन आयोग क्या है और इसका गठन कौन करता है। तो देखिए मैंने क्या बताया कि जब आपको मैंने बताया था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि किसी सीट को किसी के लिए रिजर्व करना है, एससी के लिए फिर एसटी के लिए, तो आखिर ये काम किसका है, ये परिसीमन आयोग का काम है। जो परिसीमन आयोग आप देखते हैं ना, ये एक स्वतंत्र संस्था है। क्या है भाई, स्वतंत्र संस्था है जो कि क्या करती है, निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के काम करती है, सीटों की जनसंख्या देखती है और सीटों को एक तरीके से बताती है कि जो ये क्षेत्र है वो यहां से यहां तक एक क्षेत्र है जहां पर वोटिंग कराई जाएगी, या ये क्षेत्र हो गया जहां पर एक तरीके से इस सीट को हम रिजर्व करेंगे। तो ये जो काम होता है ना वो डेलिमिटेशन कमीशन का होता है कि भाई कौन सा क्षेत्र जो है किस चुनावी क्षेत्र में आएगा, किस सीट को रिजर्व करना है। तो ये सारा काम किसका है, डेलिमिटेशन कमीशन का है। अब आखिरी इसमें क्या पूछा, हु कॉन्स्टिट्यूएट्स इट, तो भाई इसको कौन, इसका गठन कौन करता है, तो इसका जो गठन करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति। ओके, तो यही थे आपके सारे के सारे सवाल और आशा करता हूं आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इसका जो आंसर है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, आंसर देखिए और उसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि भाई ये जो है एक सीरीज स्टार्ट करी है मैंने जो मिड टर्म के एग्जाम को पूरी तरीके से कवर करेगी। और पहली वीडियो मैंने आप लोगों ने देखी चाहे नहीं देखी मुझे नहीं मालूम, आप वो देख लेना ताकि पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट कब आएगा भाई, तो जब आप कमेंट कर देंगे बढ़िया सा तब आ जाएगा। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।